हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामग्री लागत नियंत्रण चैप्टर की। सामग्री लागत नियंत्रण में स्टॉक अथवा इन्वेंट्री पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री नियंत्रण की कई तकनीकें हैं। उसकी जो पहली तकनीक है वो है विभिन्न स्टॉक स्तरों को सेट करना। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम विभिन्न स्टॉक स्तरों को कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मेथड्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, और उसमें पहला है आपका डिसाइडिंग इन्वेंट्री लेवल, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स या इन्वेंट्री लेवल्स। उसमें जो स्टोर हाउस में जो सामग्री रखी जाती है उसके हम स्तर बना लेते हैं कि उसका न्यूनतम स्तर क्या होगा, अधिकतम स्तर क्या होगा, उसका पुनः आदेश स्तर क्या होगा और उसका एवरेज स्तर क्या होगा। इसके हम फॉर्मूले के थ्रू हम इसका निर्माण कर लेते हैं ताकि मिनिमम स्तर से जो न्यूनतम स्तर है उसके नीचे हमारी सामग्री नहीं जाए। इससे हमारा उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होगा तो हमारी बिक्री प्रभावित होगी, और बिक्री प्रभावित होगा तो अल्टीमेटली हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रभावित होगा। अधिकतम स्तर से भी सामग्री अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक होगी तो हमें उसके रख रखाव में समस्या आएगी, उसके ऑब्सोलीट होने जाने का डर रहेगा, उस पर कैपिटल कॉस्ट अधिक आएगी, उसकी पर ब्याज अधिक रखेगा, खराब होने की संभावनाएं रहेगी। अतः एक स्तर से अधिक भी सामग्री आपके स्टोर हाउस में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है पुनः आदेश स्तर। पुनः आदेश स्तर मीन्स वह स्तर जिस पर हम नई सामग्री को खरीदने का आदेश देते हैं, वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, उसके फॉर्मूलेज, उसके सूत्र इसमें बताए गए हैं। सामग्री की विभिन्न मदों के स्टॉक को सेट करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक एवं अपेक्षित सामग्री का पहले से अनुमान लगाना आवश्यक है। परंतु ये पूर्वानुमान हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे पास सर्वप्रथम तो पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, उचित भंडारण के लिए स्थान होने चाहिए, मूल्यों में उतार चढ़ाव को भी देखना पड़ेगा, मौसमी पूर्ति जैसे गन्ना होता है, जूट होता है, कपास होता है, वो मौसम के अनुसार उपलब्ध होता है। उपलब्ध होने की दशाएं क्या हैं, खुले बाजार में उपलब्धता है या नियंत्रित पूर्ति है, क्षय हो जाता है या नष्ट होने की संभावनाएं कितनी है, अप्रचलन होने की संभावनाएं कितनी हैं। तो सर्वप्रथम इन बातों को ध्यान में रखकर हम वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन करना संभव हो सकेगा और उन संभावित उत्पादन मात्रा के लिए किस प्रकार की कुल कितनी मात्रा में सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसके लिए हमें एक सामग्री बजट तैयार करना पड़ता है। और फिर हम स्टॉक की मात्रा का न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर और पुनः आदेश स्तर का निर्धारण करते हैं। जो स्टोर भंडार गृह में रखा जाता है वो बिन्स मतलब रैक्स होते हैं, उनमें रखा जाता है, उनको बिन्स कहते हैं। और उनके पास एक बिन कार्ड रखा जाता है और बिन कार्ड में उस सामग्री से संबंधित सारी जानकारी होती है कि उसका न्यूनतम स्तर कितना है, उसका अधिकतम स्तर कितना है और उसका पुनः आदेश स्तर कितना है। जो अधिकतम स्टॉक स्तर है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सामग्री जो इसमें अधिक मात्रा मतलब जिससे अधिक मात्रा संग्रहालय में या स्टोर हाउस में साधारणतः नहीं आने दी जाती है। संग्रहालय में सामग्री किसी भी मद की वास्तविक मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाओं के मध्य बनी रहती है। अधिकतम सीमा के अभाव में पूंजी का अनावश्यक कार्य में व्यय होने का भय, आवश्यकता से अधिक सामग्री प्राप्त होने से संग्रहण की अव्यवस्था का भय भी हो जाता है, और अधिक समय तक सामग्री का उपभोग न होने से उससे अप्रचलन का भय बना रहता है। तो उसके लिए सूत्र दे रखा है, वो उस पर आधारित होता है। एक तो उपभोग की दर, यदि सामग्री का उपभोग अधिक मात्रा में होता है तो अधिकतम स्टॉक स्तर ऊंचा होगा तथा कम उपभोग होने पर यह नीचा होगा। वस्तु का जो गुण है वो किस्म है, यदि वस्तु शीघ्र ही खराब ना होती है तो उसका अधिकतम स्टोर अधिक ऊंचा रखा जा सकता है, परंतु जो शीघ्र खराब होने वाली हो उसका स्तर नीचे ही रखा जाएगा। आदेशित वस्तु प्राप्त करने वाले समय को भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्राप्त करने में अगर अधिक समय लगने की संभावना हो तो उसका अधिकतम स्तर ऊंचा रखा जाएगा, जबकि यह समय कम लगने की संभावना हो तो यह स्तर नीचा रखा जाएगा। संग्रहालय की व्यवस्था, संग्रहालय बड़ा होने की स्थिति में यह स्तर ऊंचा रखा जा सकता है, परंतु संग्रहालय छोटा हो तो स्तर नीचा रखा जाएगा।
सामग्री के मूल्यों में यदि परिवर्तन उतार चढ़ाव होते हैं तो उसकी अधिकतम सीमा ऊंची रखी जाएगी और बाजार भाव कम होने पर अधिक सामग्री का स्टॉक रखा जा सके। सामग्री के अधिकतम स्तर का निर्धारण उपलब्ध पूंजी की मात्रा पर भी निर्भर करेगा। अधिक पूंजी उपलब्ध होने पर यह स्तर ऊंचा रखा जा सकता है, अन्यथा इसे नीचा ही रखना पड़ेगा। ब्याज की दर, यदि पूंजी प्राप्त करने पर ब्याज की दर अधिक है तो सामग्री की अधिकतम सीमा नीचे ही रखनी होगी। वस्तु के शीघ्र अप्रचलित हो जाने पर अधिकतम स्तर नीचा रखना पड़ेगा। सामग्री का प्राय बीमा करा लिया जाता है। यदि बीमा व्यय अधिक हो तो सामग्री का अधिकतम स्तर नीचा रखा जाएगा। सरकारी नीति भी इसमें रोल प्ले करती है। यदि सरकार द्वारा किसी वस्तु को संग्रह करने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई हो तो इस सीमा से अधिक मात्रा में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूनतम स्तर की। सामग्री के विभिन्न मदों की वह नियंत्रण मात्रा जिस संग्रहालय में किसी भी समय स्टॉक कम नहीं होना चाहिए न्यूनतम स्टॉक स्तर कहलाता है। स्टोर में इस स्तर को बनाए रखने का आवश्यक है क्योंकि इससे कम स्टॉक हो जाने से वस्तुओं का उत्पादन कार्य बंद हो सकता है और यह स्टॉक की सुरक्षित मात्रा है जिसे भावी उत्पादन संकट को दूर रखा जा सकता है। इसको, इन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। सामग्री के उपभोग की औसत दर, ऐसा सामग्री जिसका प्रतिदिन अधिक मात्रा में उपभोग किया जा सकता है उसकी न्यूनतम मात्रा अधिक ऊंची रखी जाएगी। इसके विपरीत ऐसी सामग्री जिसका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है उसकी न्यूनतम सीमा नीचे ही रखी जाएगी। किसी भी वस्तु का आदेश देने के पश्चात उसे प्राप्त करने में जो समय लगेगा उसी के आधार पर न्यूनतम स्तर का निर्धारण किया जाएगा। यदि इसे प्राप्त करने में अधिक समय लगने का अनुमान हो तो स्तर ऊंचा रखना होगा, अन्यथा इसे नीचा ही रखा जा सकता है। पुनः आदेश स्टॉक सीमा, इसका जो फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल का वो इस प्रकार है। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल और एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अतः प्रत्येक वस्तु की अधिकतम व न्यूनतम सीमा निश्चित की जानी चाहिए। इन दोनों सीमाओं का व्यापारिक दृष्टिकोण से निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि न्यूनतम सीमा के अभाव में नया माल प्राप्त होने से पूर्व ही संग्रहालय में उपलब्ध माल के समाप्त हो जाने का भय रहता है। इसी प्रकार अधिकतम सीमा के अभाव में पूंजी का अनावश्यक कार्यों में व्यय होने का भय, आवश्यकता से अधिक सामग्री प्राप्त होने से संग्रहण की अव्यवस्था का भय और अधिक समय तक माल के उपयोग में न लेने से इसके अप्रचलित होने का भय भी बना रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे रीऑर्डर लेवल की, पुनः आदेश स्टॉक सीमा। इससे तात्पर्य संग्रहालय में सामग्री की मात्रा के उस स्तर पर है जिस पर पहुँचे ते ही सामग्री को क्रय करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है, जिससे कि सामग्री की मात्रा के न्यूनतम स्तर तक पहुंचने से पूर्व ही आदेशित सामग्री प्राप्त हो जाए। समय पर आदेश न देने से सामग्री के उपलब्ध होने में विलंब हो सकता है तथा संग्रहालय की संपूर्ण सामग्री की खपत हो जाने से उत्पादन कार्य बंद हो जाने का भय भी रहता है। इस स्तर को निश्चित करने में कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे प्रतिदिन कारखाने में होने वाली खपत, आदेश की कार्यवाही का समय, आदेश देने के पश्चात माल प्राप्त होने की अवधि। इसके हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि कारखाने में यदि प्रतिदिन 100 इकाइयों की खपत है तथा आदेश की कार्यवाही प्रारंभ होने से लेकर सामग्री प्राप्त करने में 15 दिन का समय लगता है तो वस्तु की आदेशित सीमा 100 × 15 1500 इकाइयाँ होगी। अर्थात इस सीमा तक पहुँचते ही आदेश देने पर वर्तमान सामग्री प्राप्त होने से पूर्व ही सामग्री प्राप्त हो जाएगी अतः उत्पादन कार्य यथावत चलता रहेगा। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद करेंगे हम बात एवरेज स्टॉक लेवल की। जिस मात्रा में औसत रखना हो वो औसत स्तर कहलाता है। यह मात्रा न्यूनतम स्तर से अधिक होती है लेकिन अधिकतम स्तर से कम होती है और इसका जो फॉर्मूला है वो है हाफ ऑफ मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल। इसके बाद एक डेंजर लेवल भी होता है जिसके नीचे तो हमारी सामग्री कभी जानी ही नहीं चाहिए, अदरवाइज संस्था हमारी डेंजर में आ जाती है। तो इस तरह से हम इन्वेंट्री लेवल स्टॉक स्तर निर्धारित करके सामग्री पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।